कॉर्नर टेबल टॉक के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं रवि रवि बुडानिया। और रवि से आज हम बात करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम्स में स्पेसिफिकली जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो रवि एक कॉमन सी बात बताइए कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को मैंने ये देखा है कि उनमें सक्सेस को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, दूसरा पेशेंस नहीं है, और तीसरा कभी कभी ट्रेनिंग पे भी ट्रस्ट नहीं है और खुद पर भी ट्रस्ट नहीं है। तो प्लानिंग, पेशेंस और ट्रस्ट की इस ट्रिनिटी के बिना कोई सफल हो नहीं पाता है। तो आप ये बताइए कि आपकी जर्नी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अंतिम रूप से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में चयनित होने से पहले आपकी यात्रा में प्लानिंग, पेशेंस और ट्रस्ट का क्या इशू रहा है? सर सही कह रहे हो। ये इस ट्रिनिटी के बिना मतलब अगर सक्सेस मिलती है तो काफ़ी देर हो जाएगी। अगर सही प्लानिंग नहीं है, सही ट्रस्ट इश्यूज हैं तो जैसे अगर आप मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखा है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, राइट उसमें जो टीचर लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। अगर आप उन पे ट्रस्ट ना करके अलग अलग जगह से मेरा मतलब ये है कि वो तो बहुत बाद में आता है। ज्यादातर विद्यार्थियों को खुद पे ट्रस्ट का बड़ा इशू रहता है। जी सर। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद जब अपनी तैयारी शुरू की, तो खुद की सफलता को लेकर आपको डाउट कितना रहा है? हाँ सर, शुरू में तो काफ़ी रहता है। मतलब एकदम शुरू करते हैं तब तो लगता है कि चलो शुरू करते हैं। राइट। फिर धीरे धीरे जब प्रेशर बिल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट ऐसे टूटने लगता है कि अगर इसमें नहीं हुआ, जैसे छोटी एग्जाम्स पहले शुरू होती हैं, आरआरबी की हाँ, अगस्त में शुरू हो क्लर्क जाती और हैं, पीओ। तो उनमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो अगर नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे लगता है कि अगर इन्हीं में नहीं हो रहा तो आगे बड़े कैसे होगा। एग्जाम्स में तो कैसे होगा? हाँ लेकिन आपको पता है सिनारियो तो बिल्कुल अलग है। हाँ, बड़े एग्जाम्स में कंपटीशन कम है, कम है और छोटे एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो जब आपका आरआरबी क्लर्क नहीं हुआ होगा या पीओ नहीं था, तो उसके बाद आप में कितनी डेस्परेशन बिल्ड होने लगी? बिल्कुल सर, मतलब एक लेवल पे कि चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो। ये हालात हो गई थी। और आरआरबी क्लर्क के बाद तो मतलब उनमें प्री भी क्लियर नहीं हो रहे थे। राइट। मॉक्स में भी ऐसा भी नहीं कि आधा आधा एक नंबर से पीछे रह रहे हैं, बहुत मतलब गैप भी अच्छा काफ़ी। खासा 6-7 नंबर का गैप रह रहा है। हाँ, तो एकदम से ऐसे लगने लगता है कि क्या ही कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, और अगर ये सबसे इजी एग्जाम ही नहीं हो रही तो आगे की तैयारी का को, कहाँ जा रही है कोई अपनी मतलब ही तैयारी। नहीं है। हाँ जबकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीज़ें अलग पता चलती हैं। हाँ तो एक बात बताओ कि ये जो लोअर एस्पिरेशन है हाँ कि हमें क्लर्क जैसी एग्जाम को ही ट्राई करना है, तो लोअर एस्पिरेशन का किसी व्यक्ति की ओवरऑल सक्सेस में डिले में कितना रोल है? सर, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर सही टाइम पर ध्यान ना दिया जाए तो। राइट। जैसे मान लो आरआरबी क्लर्क दिया, उसमें अगर नहीं हुआ, और फिर अभी उसके बाद देखने लगे कि अगली बार जब अभी आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ मेरा, राइट। तो मैं अभी से इसके खतरनाक तैयारी करता हूँ। अगली साल तो ये कम से कम अभी एसबीआई पीओ वगैरह का तो मैं सोच ही नहीं सकता, मान लो ठीक कोई है। ऐसा सोच ले। हाँ हाँ। तो और अगली साल मैं ये आरआरबी फिर से क्लर्क तैयारी पीओ, जोर हाँ, से। पूरे जोर शोर से लगता हूँ। तो और अगली साल भी होना क्या है वो अपन को पता है। मतलब बहुत कम चांस होते हैं आरआरबी क्लर्क और पीओ जैसी एग्ज़ाम में प्री क्वालिफाई करना। तो मतलब काफ़ी डिले हो सकता है अगर सही टाइम मतलब पर। 3-3 4-4 साल भी बिल्कुल लगते हैं, सर। हमने देखा भी है। हाँ तो आपका जब आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ, चूंकि आपके जीजाजी जो मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं पहले, जब वो आपको जब सौंप कर गए थे तो ये अपने आप में एक अलग तरह की जिम्मेदारी थी। और फिर बीच में हमने भी देखा कि कई बार मतलब मैं आपको कह रहा होता था कि रवि ऐसे करना है ऐसे करना है, फिर कई दिनों तक आप एकदम से गायब भी हो जाते थे। फिर अचानक फिर दिखते थे तो मैं कहता था रवि समय गुजर रहा है, थोड़ा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो चूंकि आपके जीजाजी ऑलरेडी आरआरबी में ऑफिसर हैं, और हमने ये भी देखा है कि
आरआरबीज में जब कोई घर में ऑफिसर हो तो हमारी फर्स्ट इंस्पिरेशन तो वही होती है। जी सर। हमें लगने लगता है कि यार आरआरबी में जब मेरी जीजाजी हैं तो शायद ये थोड़ा इजी होगा, हाँ हाँ। तो मैं इसमें सफल हो ही सकता हूँ। अच्छा, जो इंटरव्यूज वाला पार्ट है उसका भी आपकी सक्सेस में कितना रोल है? क्योंकि आपने आईडीबीआई का भी इंटरव्यू दिया था हम्म और जब उसका डीवी कराने गए थे हम, हम्म। तो उस समय भी हमने देखा है, पर उस पूरी प्रक्रिया में मेरा मतलब है इंटरव्यू की प्रक्रिया को विद्यार्थियों को अपनी प्रेपरेशन में शुरू से कितना ध्यान देना चाहिए? शुरू से काफ़ी लेवल तक सर इंटरव्यू का साथ में लेके चलना होता है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप डेली पढ़ो और उसको मतलब किसी को बताना है, इस हिसाब से अगर अपन बोलने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें तो वो सही रहता है। और हाँ सर यही ना। हम्म, मैंने शुरू से साथ साथ में पूरी लेकर। प्रक्रिया में आपकी पर्सनालिटी में मैंने 2-3 चीजें आइडेंटिफाई की थी। एक तो आप बहुत ज्यादा लॉजिकल है, तो चीज़ों को मैथमेटिकली काफ़ी ठीक से समझते हैं। भले ही स्पीड वाला पार्ट जो है वो थोड़ा स्लो हो, लेकिन जिसको मैथमेटिकल डिसीजन मेकिंग बोलते हैं वो आपका मजबूत रहा है। दूसरा ये भी है कि इस कारण से आप मल्टीपल सोर्सेज को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो एक स्टूडेंट को, चूंकि अब तो हम सफल होने की बात कर रहे हैं, हाँ तो आप अपनी प्रेपरेशन को एक बार रिवाइंड करके देखें तो आपने क्या क्या गलतियां करी इस प्रेपरेशन में? जी सर। तो यही कि मल्टीपल सोर्सेज पे जाना एक टाइम पर लगता है जब वो अपन अभी जैसे सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो एक टाइम पे वो कंफर्ट जोन भी दे देता है कि चलो रूम पर बैठे हैं देख लेते हैं देख कि लेना इतनी दूर 20 मिनट है कौन जाएगा। हाँ 20 मिनट लगाकर कोचिंग। और उस टाइम पर तो सर ऐसा लगता है कि चलो भाई 2 घंटे की क्लास ले ली, 3 घंटे की ये ले ली, ठीक काफ़ी है। आज तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया। हाँ हाँ। लेकिन वो बस उसी टाइम पर लगता है, कुछ ठीक है, दिमाग के अंदर नहीं जाता है। दिमाग के अंदर नहीं जाता है। हाँ, और जो ऑफलाइन का जो वही बात है, ऑफलाइन की चीज़ें जो हैं वो मतलब उस टाइम पीरियड में कम होती हैं, पर वो लंबे ड्यूरेशन के लिए रहती हैं दिमाग में। तो बीइंग एन इंजीनियर, चूंकि आपका तो आईटी से है आप, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले के लिए तो कंप्यूटर अपना दूसरा भाई लगता है। जी सर। तो उस कंप्यूटर पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हम पहले वहीं से एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं। हाँ हाँ। तो इसके कारण से आपको ऐसी कौन सी जानकारियां थी जो आज आप कहेंगे कि यार ये मुझे पता नहीं होता तो मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहता? सर सर। मेरा मतलब है कि ऐसी अनेक जानकारियां हैं जो आपको कंप्यूटर ने अवेलेबल कराई, हाँ हाँ। और जो आप आज रिवाइंड करके देखोगे यार मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। जी जी सर। जैसे मैं मैथ्स वगैरह की मैथ्स की देखता था, रीजनिंग की भी देखता था, इंग्लिश का कभी कुछ फॉलो नहीं किया। तो मैथ्स में वही जैसे सब शॉर्टकट्स लेकर यस। आते हैं, तो इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे, मतलब एक ही क्वेश्चन के चार चार मेथड बता देते हैं। क्या रियल एग्जाम में कोई फ़ायदा होता है? दिमाग में सिर्फ वो जो अपन डेली प्रैक्टिस में रहता है, जो मतलब जिसके रूट्स हैं अपने दिमाग में, वो ही एक तरीका जो रहता हमने है। 6वीं क्लास से सीखा बिल्कुल है हाँ। वही रहता है। तो वही एग्ज़ाम हॉल में वही जाता है साथ। तो यह ऐसा ही रीजनिंग में भी है, पजल इस तरीके से कर लो, एक टीचर इस तरीके से आके बताता है, दूसरा इस तरीके से। ठीक है। स्पीड वो प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। वो अपने आप बढ़ती है, मतलब आप उस हाँ पर ज़्यादा ध्यान ही ना दें, हाँ। वो अपने आप ही बढ़ती है, रीडिंग स्पीड के साथ। रीडिंग स्पीड के साथ बढ़ती है। मैंने ये देखा है कि जैसे हम जैसे लोग जो गांव के लोग हैं वो अ, वो एक चीज़ को मिस करते हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि प्लानिंग वाला पार्ट है उसको मिस करते हैं। हम जल्दी से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को प्लान करके नहीं रखते कि ये मेरे स्किल सेट में डिफरेंस है, तो अगले 2 महीने मैं इस पे काम करूँगा, फिर या मैं रोज़ इस पर ऐसे ऐसे बैलेंस एस्टेब्लिश करूँगा मेरी प्रेपरेशन में। तो आपकी प्रेपरेशन को आप कितना प्लान्ड प्रेपरेशन मानते हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा प्लान तो नहीं मानता, क्योंकि वही बात है, शुरू में कुछ टाइम आरआरबी के पीछे भागना, फिर आईबीपीएस के आया यस। उसके पीछे भागना। तो लेकिन सही है, एक टाइम के बाद थोड़ा प्लान हो गया था कि प्लान हो गया था, अभी सब कुछ निकल गया एक है, बार पूरा हो ऐसो गया। ऐसो बचा है बस। तो इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर शुरू से सही प्लानिंग के साथ करें तो सर मतलब 3-4 महीने में बढ़िया कॉन्फिडेंस देने लाया वाला। जा सकता है हाँ ना।
मतलब हम पहले सक्सेस को प्लान ना करें, हाँ पहले हम लर्निंग को प्लान करें। बिल्कुल। शुरू के 3-4 महीने तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है कुछ आइडिया नहीं होना चाहिए, राइट, पेपर कब होगा, कैसा क्या होगा, क्या होगा आता है, हमें कुछ नहीं नहीं। पता। हाँ, राइट, इवन क्या आएगा ये भी ये भी नहीं पता हाँ, होना चाहिए। जो बताते हैं सामने उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, और जो अपन खुद सीख रहे हैं उस पर कि चलो ये चीज़ आने लगी है। पर नॉर्मली ये होता है ना कि स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, वो करीब 2 से 3 महीने की उनकी प्रिपरेशन नहीं होती। इससे पहले तो वो इस बात को सोचने लगते हैं कि मुझे मॉक देना है, मेरा मॉक में कितना स्कोर आ रहा है। तो मॉक वाले जो ट्रैप में है, आप भी आए ही होंगे। जी सर। तो मॉक वाले ट्रैप का आप पर कितना रोल रहा है, मतलब आपको मॉक्स ने आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां कब उड़ा दी थी? सर धजिया मतलब वही आरआरबी में इधर मॉक्स वगैरह में सही आ जाते थे। ठीक है। और एक तो मॉक्स में कुछ पता नहीं चलता कि मतलब यहाँ कौन सा टॉपिक कमज़ोर है कौन सा वीक है, वो सेम से ही क्वेश्चन देते हैं हर बार। रिपीट करते हैं भाई, बिल्कुल। उसी टाइप के। तो कहाँ पे इम्प्रूव करना है कुछ ऐसा पता नहीं होता, एग्ज़ाम में बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम में बिल्कुल अलग तो होता है। फिर धीरे धीरे ऐसा विश्वास सा उठने लगा कि यहाँ नंबर आके क्या ही फ़ायदा है। ठीक है। तो तो जब ऐसा होने लगता है, मुझे लगता है कि जिस दिन विद्यार्थी को ऐसा लगता है ना कि आज मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार मेरे मॉक्स के मार्क्स मेरे रियल एग्जाम के मार्क्स से कोई कोरिलेशन ही नहीं है इनका, सही। उस दिन शायद उसकी पढ़ाई वास्तव में या तैयारी उस दिन शुरू होती है। जब उसको ये रियलाइज होता है कि मुझे बेसिक स्किल सेट पे काम करना है, हाँ हाँ। मुझे इन मॉक्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आपको कब रियलाइज हुआ? जब आपकी बाकी एग्जाम्स हो गए और केवल अब एसओ बचा है। तो एसओ में ज़्यादातर विद्यार्थी ये पूछते भी हैं हमसे कि एसओ मेंस के जो प्रोफेशनल वाला पार्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, आपने उसकी तैयारी कैसे की? उसमें तो मैं हमेशा मानता हूँ कि प्रोफेशनल के लिए तैयारी करने के लिए मॉक्स का बड़ा रोल रहता है। हम्म। तो आपने प्रोफेशनल वाले पार्ट की कैसे तैयारी की? उसकी सर मैंने दिसंबर में 15 दिसंबर को आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट आया यस। था। तो उसके बाद कि चलो अभी इसका, और उसका मैं सीधा मेंस ही कि इसका प्री होगा तो अब तक जितना पढ़ा उसके उससे हो ही जाएगा। हाँ, ठीक है। तो सीधा तो मेंस। आपने सही अपनाया, मतलब इस बर्डन से तो आप बाहर आ गए थे बिल्कुल। हाँ, मतलब पूरा लगभग 10-12 महीने हो गए ये मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ते हुए। तो अगर इनमें नहीं हुआ तो अब दस तो फिर बारह दिन होगा भी में नहीं। हाँ। 10-12 दिन भी होगा भी नहीं। ठीक है। तो फिर एसओ के लिए क्या किया आपने? एसओ के लिए सर एक आपने बुक सजेस्ट की थी आईटी की, अभी मुझे वो मैंने एग्जैक्टली नाम ली, याद हाँ। नहीं है। वो फॉलो किया था, और साथ में मॉक्स भी दिए थे। मॉक्स में मतलब सिर्फ ये नहीं देखा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ पे नंबर कमा रहे हैं, उनका प्रॉपर वो एनालिसिस की कौन से टॉपिक से कौन है? सा हाँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वो गलत हो रहा है तो चलो छोड़ो। चलो छोड़ो। हाँ। तो आपने ये तय किया कि आपके जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, उन हाई प्रायोरिटी एरियाज पर आपने ज़्यादा फोकस किया। जी सर। कौन कौन से हैं वो एसओआईटी में? एसओआईटी में सर डीबीएमएस एक टॉपिक बहुत होता इंपॉर्टेंट है, है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, नेटवर्किंग के पूछते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हाँ ये यदि ये 3 ढंग से कर लो ना, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से कर हाँ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आप नेटवर्किंग कर लो, डीबीएमएस कर लो और बेसिक प्रोग्रामिंग ठीक से कर लो, तो आप रेस में शामिल हो गए हो, हाँ रेस में शामिल भी हो गए हो, और इवन शायद थोड़े सेलेक्ट हो आगे भी हो। जाओगे, हाँ आगे भी हो आप। लेकिन जब यही बात हम ऑनलाइन में चले जाते हैं, तो वहाँ पता नहीं कितने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के डर क्रिएट करने वाले क्वेश्चन बिल्कुल आते सर। हैं। तो यदि आप अपनी ग्रेजुएशन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल पुस्तक है, नेटवर्किंग की मूल पुस्तक है, और आपका डीबीएमएस की मूल बुक है, और बेसिक प्रोग्रामिंग की यदि बुक्स को आप ठीक से 3-4 बार पढ़ लेते हैं, हाँ तो आपका काम हो गया है। बिल्कुल हो गया सर। लेकिन आप ये बताइए कि जब आज, चूंकि आपकी जर्नी में एक माइलस्टोन सा रहा, हमने पहले दिन भी ये बात की थी कि हम लोग केवल एसओआईटी के लिए जाएंगे। हाँ हाँ। आपने तैयारी तो एसओआईटी के लिए शुरू की थी, लेकिन बीच में आप दूसरे एग्जाम्स में भी फंसने लगे। ये लालच क्यों आया? जब आपका फील्ड ही ये था, तो ये लालच क्यों आया आप में? सर एक तो ये था कि एसओ का तो पता था कि दिसंबर में होनी है, राइट।
तो चलो आरआरबी तो फिर भी काफ़ी लेट हुआ अगस्त में। मैं तो सोच रहा था कि ये मार्च में आरबीआई असिस्टेंट क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं यार? जबकि तैयारी हमने कब शुरू की है? फेब में। फेब में शुरू हाँ। करी है, और हम मार्च में क्या करना चाह रहे हैं? एग्जाम करना चाह रहे हैं। तो तब उस टाइम आने की बात थी, तो क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों क्यों नहीं नहीं आ आ रहा रहा? है। अभी जैसे आरबीआई ग्रेड बी जो है, हाँ। उसका भी है कि क्यों नहीं आ रहा था। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी अगस्त के आसपास नोटिफाई होगा, सितंबर में एग्जाम होना है, अक्टूबर में मेंस होना है। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगेन वही वाली बात, एसओआईटी से ज़्यादा सीटें आएंगी हम्म। आरबीआई ग्रेड बी में। बिल्कुल। लेकिन वही होगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा एग्जाम है और हमारी एस्पिरेशन क्या है? लो है। हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या है, आप सिलेबस को ठीक से पढ़ें, आप लर्निंग को प्लान कीजिए, और प्रेपरेशन में आप खुद पे और जिन मेंटर्स के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल सर। और पेशेंस आप में होना चाहिए। कोई अंतिम संदेश जो हम जैसे ग्रामीण इलाकों के बच्चों को आप देना चाहोगे? जैसे सर, एक बार आपने क्लास में बहुत पहले बताया था कि चलो कंसिस्टेंटली काम तो करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। पर होता है कभी कभी नहीं नहीं होता काम हाँ, धाम। मतलब 100 में से हाँ 80 बार हो रहा है कभी। तो इट्स ऑलराइट। हाँ, लेकिन इसमें बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यस। बस ये अगर चीज़ आप सही से फॉलो कर रहे हो, खुद को अगर धोखा नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि व्हाट डज इट मीन बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ? तो ये सर, जैसे मान लो पता है मुझे कि ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मेरे को इतना पढ़ना है, तो और अभी मैं मतलब आधा घंटा पढ़ के खुश हो रहा हूँ कि चलो पढ़ लिया, या फिर मैं आधा घंटा पढ़ने की मतलब सही जो सही चीज़ है वो पढ़ने के बजाय मैं 1.5-2 घंटे का लेटे लेटे कोई वीडियो देख लिया, राइट। खुश हो गया कि क्लास ले ली, तो वो मतलब उसमें ऑनेस्टी नहीं है। नहीं है। तो उसको मतलब ध्यान से वो फॉलो करें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं वो प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ जी कीजिए। सर। अब यूँ मानिए कि आप यदि 6 महीने लेट होते हैं तो आपने 6 महीने की सैलरी गंवा दी है, बिल्कुल। और बाद में जो करियर के अंतिम दिनों में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो आपने खो ही दिए हैं। तो एक बिगिनर विद्यार्थी को क्या ध्यान रखना चाहिए? बस यही है सर कि मतलब एक तो ऑनेस्टी वाला हो गया, और जल्दबाजी मत करो। हाँ काफ़ी मतलब वो फेब में शुरू किया, मार्च में जॉब लगने। जो लग लिए डेस्परेशन मतलब आता है, पर उसको थोड़ा सा रोक के कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल करके रखना। ठीक है। और तीसरी बात ये कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो मॉक्स के स्कोर में और आपके रियल एग्जाम के स्कोर में सीधे तौर पर कोई कॉरिलेशन नहीं है। हाँ, कहीं पे रिलेटेड नहीं है। और जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि मॉक्स का कब पता चला कि एकदम इरिलेवेंट है, हाँ हाँ। तो ये सर मैं आरआरबी वाला देने के बाद जब एक बार आपने कुछ ऑफलाइन पेपर्स शेयर किए थे शेयर मैंने। किए थे रीजनिंग के यस, 40 पेपर्स मैंने हाँ आपके साथ 14 शेयर किए थे। तो वो मैंने ऑफलाइन जो आपने टाइम बताया था, ऑल्दो वो तो आप वाला टाइम तो काफ़ी कम था, पर हाँ वो मतलब ऑफलाइन किए और खुद एनालाइज किया ठीक है। कि कौन सी पजल में कितना टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है, राइट। और उसी टाइम के साथ मतलब खुद का टाइम लगाकर अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पे, तो उससे ज़्यादा एनालिसिस होता है, बढ़िया एनालिसिस होता है, और मतलब ज़्यादा फोकस भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि अगर ये अपन प्लेटफॉर्म पे मॉक देते हैं तो बस देने को दे दिया, अभी वो अपने आप आ गया, तो एक वो रहता है कि चलो जल्दी से स्कोर चेक कर लेते हैं, जल्दी से स्कोर चेक कर लेते हैं। तो उस टाइम मतलब तब ये ऑफलाइन मॉक अच्छा, काफ़ी क्वेश्चन हेल्पफुल। का जो डिज़ाइन होता है, जो जो टाइप होता है, वो भी आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट में अननेसेसरी या तो डिफिकल्ट होते हैं या अननेसेसरी इजी होते हैं, जबकि रियलिस्टिक पेपर बहुत ही मिक्स्ड नेचर का होता है जी। और वो पूरी तरह से कंसेप्चुअल होता है। हाँ। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि रियल एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस बहुत तूफानी हों या बहुत ही सिटर्स भी हों। वो एक लॉजिकल और वो रियलिस्टिकली एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, चाहे वो इंग्लिश की बात कर लें, चाहे रीजनिंग बात कर लें, चाहे जीके की बात कर लीजिए। जी सर। वो सब आपकी अवेयरनेस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हाँ। चेक करना चाहते हैं। आपका जीके का स्ट्रेटजी क्या थी? जी के सर, मैं आरबीआई ग्रेड भी
देने से पहले तो नहीं पढ़ता था, मैं दिया था। असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट देने से पहले हाँ, नहीं नहीं, ग्रेड भी जब ग्रेड जुलाई भी आपने दिया था? हाँ, यस। तो उसके प्री में जीके आता है, तो तब पता चला कि जीके का लेवल क्या होता है? तो उसके बाद एक दो दोस्तों से भी पूछा। उससे पहले मैं वीडियो शॉर्ट्स को फॉलो करता था, वो राइट। डेली का एक वीडियो देखना, वो और बहुत बहुत तनावशुदा है वो। हाँ, रोज रट्टे मारना कि रोज रट्टे मारना, क्या उसका कोई लाभ मिलता है? उसका सर लाभ इतना सा मिलता है कि अगर आप डेली कर रहे हो ना, तो बस वो महीने का लास्ट में पढ़ते हो तो कि थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। इसके कंपेयर में अगर ये कर लो कि मंथली आपने पढ़ लिया, पीडीएफ पढ़ लो, वो ज़्यादा फायदे। फायदेमंद रहेगा, एक तो आंखें बचेंगी हाँ और दूसरा एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, फोकस ज़्यादा होगा। जी सर, मैं फिर ये पीडीएफ सोर्स पर ही गया था, एक प्लेटफॉर्म की है, तो उससे बाद में ज़्यादा इन्वॉल्व होके पढ़ा जाता है। जो चीज़ें जहाँ पे नहीं समझ आ रही वहाँ पे मतलब वीडियो वाला तो चला जाता है 1 मिनट के अंदर। यस। तो जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं उसको आप खुद से सर्च करते हो, ज़्यादा टाइम देते हो, तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। आपका और इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट जैसे जैसे बढ़ता हाँ, है। तो ज़्यादा वो मतलब लंबे टाइम के लिए ध्यान में भी रहती है। राइट। तो मोटा मोटी बात आपके सामने आ गई है कि सक्सेस की स्ट्रैटेजी कभी नहीं बदलती। सक्सेस की स्ट्रैटेजी सरल है, जल्दी सीखना है तो सीखने में जल्दी ना करें। पहले आप अपनी लर्निंग को प्लान कीजिए, प्लीज़ सक्सेस को प्लान मत कीजिए। जैसे जैसे आपकी लर्निंग बेहतर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका अपने आप पर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ेगा। और मॉक के स्कोर को आप कोई रेफरेंस ना माने, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में और मॉक एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस होता है। तीसरी बात ये कि जो भी मटेरियल हम लोग आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, हम सबके साथ फ्रीली शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई किंग्स हाँ एकेडमी के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। पूरे देश की मदद के लिए हम वो सारा मटेरियल फ्रीली किंग्स के टेलीग्राम चैनल पर सबके लिए शेयर करते हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादातर विद्यार्थी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता भी नहीं है कि इस तरह से कोई फ्री क्वालिटी मटेरियल आपके साथ कोई शेयर कर रहा है। तो खैर, रवि ने जिन बातों को एम्फेसाइज किया है कि आप डेस्परेशन में मत जाइए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, खुद पे ट्रस्ट करिए, और जो आपने 6वीं से लेकर के आज तक जो पढ़ा है, जो आपके रूट में है, वही आपको काम आएगा। सो रवि, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आपको मतलब मंगलमय भविष्य के लिए मंगलमय कामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर।